हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। ठीक है, और जो बिजनेस स्टडी की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया था उसी सीरीज में जो कि हिंदी मीडियम में है, ठीक है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। और इस बुक से मैं आपको पढ़ाता हूँ जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैं आपके चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैप्टर्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हर एक चैप्टर की वीडियो में नोट्स का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को फटाफट बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 6.3 में हम चयन की अवधारणा और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, जानेंगे कि चयन क्या होता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है, छठा चैप्टर नियुक्तिकरण, इसमें दो प्रक्रिया हैं। पहला है नियुक्तिकरण प्रक्रिया और दूसरा है चयन प्रक्रिया, जो कि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% इन दोनों में से कोई ना कोई सा पेपर में आता है। तो इसको ध्यान से याद कीजिएगा ताकि कभी ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चयन का जानते हैं कि क्या होता है। इसका अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब भर्ती हो जाती है, भर्ती में जब बहुत सारे प्रार्थी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भर्ती जो है वो सकारात्मक पद्धति है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रार्थी को मना नहीं किया जाता। लेकिन जो चयन है ये नकारात्मक पद्धति है, क्योंकि इसमें प्रार्थियों को वापिस भेजा जाता है। ठीक है, प्रार्थियों को मना किया जाता है, इसमें निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें जो वह प्रक्रिया है जिसमें कि सबसे उपयुक्त प्रार्थी को, जो योग्य है, जो सबसे ज़्यादा योग्य है, उसी को नियुक्त करते हैं, बाकियों को वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो इसलिए चयन एक नकारात्मक पद्धति भी है, कहलाती है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं चयन प्रक्रिया, जो कि बहुत 100% यूजफुल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहला है प्राथमिक जांच। सर्वप्रथम भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और इस दौरान यह देखा जाता है कि क्या प्रार्थी में सभी वांछित योग्यताएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्राथमिक साक्षात्कार और रिक्त आवेदन पत्र भरने की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भर्ती में लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो जितने आवेदन पत्र भर्ती में आते हैं उन सभी की जांच किस में की जाती है? चयन प्रक्रिया में की जाती है। ठीक है, और इसकी जांच करते समय हम प्रार्थी की वांछित योग्यता को ध्यान में रखते हैं कि पद के लिए जो योग्यताएं चाहिए क्या वो प्रार्थी में है या नहीं है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्राथमिक साक्षात्कार, ठीक है, प्राथमिक साक्षात्कार को प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य यह होता है कि इसमें यह देखा जाता है कि क्या प्रार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से पद के योग्य है या नहीं है। ठीक, और इसके अलावा उसकी शिक्षा, अनुभव, रुचि और आयु के बारे में जानकारियां इसमें ली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा रिक्त आवेदन पत्र भरने की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, रिक्त आवेदन पत्र जो संस्था के छपे हुए होते हैं इनको इसमें भरा जाता है। ठीक है, जो कि हर एक पद के लिए अलग अलग होती हैं, जिसमें योग्यताएं, व्यक्तिगत सूचनाएं, न्यूनतम स्वीकार्य वेतन, संदर्भ और अन्य सूचनाएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये है प्राथमिक जांच। अब देख लेते हैं चयन परीक्षाएं। चयन परीक्षाओं का चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनके द्वारा प्रार्थियों की योग्यता व निपुणता का मापन किया जाता है। ठीक है, चयन परीक्षा है जो वो चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रार्थियों की योग्यता और निपुणता के मापन किया जाता है, जिसके लिए 3 प्रकार के यहाँ पे परीक्षाएं ली जाती हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहला है दक्षता परीक्षाएं। ठीक है, दक्षता परीक्षा में प्रार्थी की किसी परीक्षा के समय उपलब्ध योग्य व निपुणता की जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि प्रार्थी द्वारा बताई गई योग्यता व निपुणता कहाँ तक सही है, और इसके लिए 2 परीक्षाएं ली जाती हैं, विशिष्टता और चतुराई परीक्षा। ठीक है, तो जो दक्षता परीक्षा है, ठीक, ये प्रार्थी की जब परीक्षा होती है, जब प्रार्थी परीक्षा देता है उस समय पर उसकी योग्यता और निपुणता की जांच की जाती है। मतलब कि ये देखा जाता है कि जो चीज़ वो बता रहा अपनी योग्यता और उसकी निपुणता के बारे में क्या वो सही है। अगर सही है
तो वो कहाँ तक सही है। और इसके लिए दो परीक्षा ली जाती हैं, पहला विशिष्टता और दूसरा चतुराई। ठीक है, तो विशिष्टता परीक्षा क्या होता है? विशिष्टता परीक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि प्रार्थी किस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। ठीक है, जैसे हर एक प्रार्थी होता है जो कि अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, यानी स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर का होता है, ठीक है, कोई व्यापार का होता है। तो इसी प्रकार से देखा जाता है इसमें कि ये जो प्रार्थी है ये कौन से क्षेत्र का स्पेशलिस्ट है। ठीक, और दूसरा है चतुराई परीक्षा। चतुराई परीक्षा तब लिया जाता है जब प्रार्थी की टेस्ट करते समय उनको उनसे प्रैक्टिकल करवा के देखना होता है कि क्या वास्तव में इनको ये काम आता है या नहीं आता। तब जो वहाँ पर प्रशिक्षक होता है वो चतुराई परीक्षा लेता है। प्रशिक्षक बड़ी ही चतुराई से उनसे क्या पूछ लेता है, जैसे कि कोई प्रार्थी है, ठीक है, वो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है, तो जब जो प्रशिक्षक है वो देखना चाहेगा कि क्या ये कंप्यूटर ऑपरेट कर भी पाता है, नहीं कर पाता, तब तो उससे चतुराई का प्रयोग करेगा। कैसे करेगा? वो बोलेगा कि क्या आप टाइपिंग जानते हो? बोलेगा प्रार्थी कि हाँ जानता हूँ, तो कहेगा करके दिखाइए। ठीक है, जब प्रार्थी टाइपिंग कर रहा होगा तो जो प्रशिक्षक है वो क्या देखेगा? वो उसकी उंगलियों को देखेगा कि किस प्रकार से, किस गति से उनकी उंगलियां चल रही हैं। ठीक है, तो उंगलियों के चलने की गति को वो देखेगा, जांचेगा कि क्या उंगलियां सही चल रही है उसकी, 1 मिनट में कितनी टाइपिंग कर ले रहा है, कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चतुराई से किसी चीज को प्रैक्टिकली करवाना क्या कहलाता है? चतुराई परीक्षा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें यही देखा जाता है जो प्रशिक्षक होता है वो अपनी चतुराई का प्रयोग करके प्रार्थी से प्रैक्टिकली करवा कर देखता है, जिसे कि हम चतुराई परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला है मनोवैज्ञानिक परीक्षा। इसके माध्यम से प्रार्थी के व्यवहार एवं कुशलता की जानकारी प्राप्त की जाती है। यद्यपि दो या अधिक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में समान रूप से विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचि आदि में अंतर हो सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षा का उद्देश्य प्रार्थियों की मानसिक योग्यता, रुचि, परिपक्वता आदि की जांच करना होता है। ठीक है, जिसके लिए निम्न परीक्षाएं दी जाती हैं। पहला रुचि, दूसरा बुद्धिमत्ता, तीसरा प्रवृत्ति और चौथा व्यक्तित्व परीक्षा। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षा इस परीक्षा के माध्यम से प्रार्थी के व्यवहार और कुशलता की जानकारी प्राप्त की जाती है कि इसका व्यवहार कैसा है और ये कितना कुशल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही क्षेत्र के, जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति विशेषज्ञ हो। ठीक है, एक क्षेत्र के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उनमें हर एक व्यक्ति में, हर एक कर्मचारी में कुछ ना कुछ अलग होता है। क्या होता है कि हर एक कर्मचारी का व्यक्तित्व अलग होता है, किसी का बुद्धि, रुचि, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परीक्षा से क्या किया जाता है? उनकी मानसिक योग्यता, उनकी रुचि और उनकी परिपक्वता आदि की जांच की जाती है। ठीक है, जिनके लिए 4 परीक्षाएं ली जाती हैं, जिनका नाम मैंने बताया आपको। रुचि परीक्षा, बुद्धिमत्ता परीक्षा, प्रवृत्ति परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा। ठीक है, तो रुचि परीक्षा क्या होता है? ठीक है, रुचि परीक्षा का उद्देश्य किसी कार्य में प्रार्थी की रुचि को जांचना है कि जो प्रार्थी हो वो किसी कार्य को करने में कितनी रुचि लेता है। ठीक है, किसी कार्य में करने की उसकी रुचि है या नहीं है। ठीक है, दूसरा है बुद्धिमत्ता परीक्षा। ठीक है, बुद्धिमत्ता परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यह होता है कि जो प्रार्थी है वो किसी भी काम को कितनी जल्दी से कर सकता है। क्योंकि एक कंपनियों का क्या मानना है कि अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति हो वही किसी भी काम को सरल तरीके से और शीघ्रता से कर सकता है और करने को सीख भी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि उनका बुद्धिमत्ता परीक्षा लिया जाता है, ताकि वो किसी भी चीज को देखा जाता है इसमें कि कितनी जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपको कोई सिखा रहा है कुछ, तो आप कितनी जल्दी से उसको सीख जाते हो, उसका टेस्ट लिया जाता है किसमें? बुद्धिमत्ता परीक्षा में। और ये क्यों लिया जाता है कि जब भी उनको ट्रेनिंग दिया जाए तो उनमें ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, एक ही बार में जो प्रार्थी होता है उन सभी ट्रेनिंगों को सीख ले, ग्रहण कर ले। ठीक है, तो इसलिए बुद्धिमत्ता परीक्षा यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, और इसमें इसकी ग्रहण शक्ति, कितनी जल्दी वो सीखता है, ठीक है, स्मरण शक्ति, कितनी देर तक वो याद रखता है, उसकी मेमोरी कैसी है, ठीक है, और तर्क शक्ति, कितने तर्क वितर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी जो शक्तियां हैं इनको इसमें जांचा जाता है और इनको ही देखा जाता है कि इनमें कितनी शक्ति है, जो कि क्या होता है, इससे संगठन का जो खर्च होता है ट्रेनिंग में वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक कर्मचारी है
वो बुद्धिमान नहीं है, ना जल्दी से वो सीखता है, ना कोई जल्दी से वो स्मरण करता है, भूल जाता है बार बार, ना तर्क वितर्क करता है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को उस कर्मचारी की ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अगर वहीं कोई दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो एक ही बारी में ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो क्या होता है कंपनी को उसकी ट्रेनिंग पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, तीसरा है प्रवृत्ति परीक्षा यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इस परीक्षा द्वारा प्रार्थी की छिपी हुई योग्यता का पता लगाने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रार्थी के अंदर और कितनी योग्यताएं हैं जो कि छिपी हुई हैं, जो कोई नहीं जानता। ठीक है, हर एक व्यक्ति में कोई नहीं कोई क्या होता है, योग्यता होती है जो कि छिपी होती है। ठीक है, तो उसको सामने लाने के लिए इसका टेस्ट लिया जाता है, किसका, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह निश्चित किया जाता है कि उसे प्रशिक्षण द्वारा सिखाया जाए। ठीक है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके द्वारा उसको सिखाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि उसको सिखाया जा सकता है कि नहीं सिखाया जा सकता। जैसे कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सिखा सकता हूँ या नहीं सिखा सकता। ठीक है, वह परीक्षा जो प्रार्थी की सीखने की क्षमता का मापन करती है उसे प्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सीखने की क्षमता कितनी है आप में, उसी को प्रवृत्ति टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। अब कितनी जल्दी सीखते हो, ठीक है, आपके सीखने की गति, क्षमता, उसको प्रवृत्ति परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका व्यक्तित्व परीक्षा। व्यक्तित्व परीक्षा, तो ये क्या होता है, ठीक है, इस परीक्षा के द्वारा यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप करने, उन्हें प्रभावित करने, उन्हें विप्रेरित करने की कितनी योग्यता है। मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितनी जल्दी प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे होता है ना, आपने देखा हुआ सेल्समैन होते हैं जो बहुत ही जल्दी ग्राहक को प्रभावित कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जो ग्राहक होता है, क्रेता होता है, वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट खरीदने के लिए विवश हो जाता है। तो इसमें यही देखा जाता है कि जो प्रार्थी है वो सामने वाले को कितनी जल्दी प्रभावित करता है अपनी बातों से। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तित्व परीक्षा, जिसमें क्या किया जाता है, जांच किया जाता है कि उसके प्रभावित करने की शक्ति कितनी है, कितनी जल्दी दूसरों से वो मिलता घुलता है। ठीक है, तो ये जो है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं हैं। अब आगे चलते हैं, लास्ट है जिसका चयन परीक्षा का अन्य परीक्षा है। ठीक है, अन्य परीक्षाएं में देखते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं। तो अन्य इन परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य प्रार्थियों की समझ, संदेशवाहन, योग्यताएं, मानसिक परिपक्वता, सजगता आदि की जांच करना होता है। ये परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, भाषा ज्ञान परीक्षा और सामान्य ज्ञान परीक्षा। ठीक है, अन्य परीक्षाओं में ये देखा जाता है कि प्रार्थी की समझ कैसी है, वो कैसे समझता है। ठीक है, उसकी संदेशवाहन योग्यता कैसी है। ठीक है, उसकी मानसिक परिपक्वता कितनी है, ठीक है, कैसी है, सजग है नहीं है, इन सारी चीज़ों का जांच किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए दो प्रकार की परीक्षा ली जाती है। पहला भाषा ज्ञान परीक्षा, उसकी भाषा कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, ताकि संदेशवाहन में योग्यता हो जो उसकी, तो संदेशवाहन में कठिनाई ना हो, जो वो कह रहा है वो सामने वाला समझ सके। ठीक है, और जो सामने वाला कह रहा है वो ये समझ सके, मतलब कि संदेशवाहन की प्रक्रिया में कोई भी क्या हो, कठिनाई उत्पन्न ना हो, इसलिए भाषा ज्ञान का परीक्षा लिया जाता है। और दूसरा है सामान्य ज्ञान परीक्षा। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि जो प्रार्थी है वो उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति, ठीक है, सामान्य रुचि आदि की जांच की जाती है कि कैसा है। ठीक है, सामान्य बातों के बारे में जानता है कि नहीं जानता। ठीक है, तो इसलिए सामान्य ज्ञान परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, जनरल नॉलेज टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी चयन परीक्षा के अंदर आती हैं, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ ली। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगला है रोजगार साक्षात्कार। ठीक है, तो प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षाएं पास कर लेने के बाद उसे अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रार्थी की मुख मुद्रा, बातचीत व आचार विचार को देखकर उसकी रुचि, शीघ्र जवाब देने की क्षमता आदि की जांच करना है। ठीक है, रोजगार साक्षात्कार मतलब कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इनका मुख्य उद्देश्य उनकी बात, जो प्रार्थी सामने बात कर रहा होता है, ठीक है, उसकी मुख मुद्रा, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसके आचार विचार आदि को देखकर, ठीक है, मतलब कि जो इंटरव्यू में बंदा जाता है, जो प्रार्थी जाता है,
उसकी बात करने का ढंग, बातचीत, आचार विचारों को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझने की कोशिश की जाती है कि उसकी रुचि कैसी है, ठीक है, शीघ्र जवाब देने की क्षमता कैसी है। ये नहीं कि किसी ने कुछ पूछ लिया तो वो 10 घंटे तक सोच ही रहा है कि बोलूँ क्या, ठीक है, ऐसा नहीं। शीघ्र जवाब देने की क्षमता आदि की जांच की जाती है, ठीक है। रोजगार साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में क्या किया जाता है, उसकी बातों से उसकी रुचि और कितनी जल्दी वो जवाब देता है, इन सारी चीज़ों का जांच किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते। अगला है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जाँच। यदि प्रार्थी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाता है तो फिर उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं उन लोगों से एकत्रित की जाती हैं जिनके नाम फर्म में संदर्भ में दिए गए हैं, ठीक है, फर्म में संदर्भ के कॉलम में दिए गए हैं। सूचनाएं मुख्यतः चरित्र, सामाजिक संबंध, पृष्ठभूमि आदि के बारे में होती हैं, ठीक है। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए नियोक्ता प्रार्थी के मित्रों, पूर्वभूत नियोक्ताओं से भी संपर्क कर सकता है, ठीक है। जब प्रार्थी रोजगार साक्षात्कार में भी उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, उसके बाद फिर उसके बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जाती है, ठीक है। और ये सूचनाएं उन लोगों से एकत्रित की जाती है जो प्रार्थी ने फार्म के संदर्भ में दे रखे होते हैं। मतलब फार्म में कोई नॉमिनी का नाम दिया जाता है, ठीक है, सुना होगा आपने नॉमिनी, तो उसमें जिसका नाम दे रखा होता है प्रार्थी ने, उन लोगों से एकत्रित की जाती है सूचनाएं, ठीक है। सूचनाएं उसके चरित्र के बारे में हो सकती है, सामाजिक संबंध के बारे में हो सकती है, पृष्ठभूमि के बारे में हो सकती है। बैकग्राउंड बोलते हैं, मतलब कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, चोरी वोरी तो नहीं करता, डाका वाका तो नहीं डाला, कहीं इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। और इसके लिए वो नियोक्ता होता है जो उसके मित्रों से संपर्क स्थापित कर सकता है, या पूर्वभूत नियोक्ता, या इससे पहले वो जहाँ पर काम करता था वहाँ के नियोक्ता से संपर्क कर सकता है, इन सारी सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। अगला है चयन निर्णय। जो आवेदक उपरोक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं उनका चयन कर लिया जाता है, ठीक है। इससे पहले के जितने परीक्षाएं हमने पढ़ी अभी, जो प्रार्थी उन सभी परीक्षाओं को पास कर लेता है फिर उसका चयन कर लिया जाता है। फिर है शारीरिक परीक्षण। इस चरण पर प्रार्थी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। संबंधित कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता की जानकारी प्राप्ति हेतु, ठीक है। सबसे पहला यह है कि जो काम प्रार्थी को करना है उसके लिए उसकी शारीरिक क्षमता है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा, व्यवसाय को ऐसे रोगों से बचाना जो एक से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र पहुंचते हैं, ठीक है। व्यवसाय को ऐसे रोगों से बचाना, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे रोगों से बचाना जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है। और तीसरा है कर्मचारियों की चिकित्सा पर अत्यधिक खर्च को रोकना। जो संगठन है वो ये नहीं चाहता कि कर्मचारियों के ऊपर वो ज़्यादा खर्च करें, ठीक है, क्योंकि जो संगठन होता है वो कर्मचारियों को चिकित्सा मेडिकल सुविधा भी प्रदान करता है, इसलिए वो पहले उनकी जांच कर लेता है ताकि कोई ऐसी बीमारी उनको ना लग जाए, ना हो जिससे कि संगठन को उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके लिए शारीरिक परीक्षण लिया जाता है, ठीक है। पहला, जो कार्य करना है उसके लिए उसमें शारीरिक क्षमता है नहीं है, ठीक है। दूसरा, कि व्यवसाय को ऐसे रोगों से बचाया जा सके जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र पहुंचता है, ठीक है। और तीसरा, कि संगठन का चिकित्सा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना हो, रोकने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक परीक्षण लिया जाता है, ठीक है। अब आता है जॉब प्रस्ताव। शारीरिक परीक्षण बाधा पार कर लेने के बाद चयनित व्यक्ति को जॉब का प्रस्ताव किया जाता है। इसके लिए नियुक्ति पत्र सौंपा जाता है जिसमें एक तिथि लिखा जाता है, उस तिथि तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। जब प्रार्थी शारीरिक परीक्षण भी पास कर लेता है तो उसके बाद उसको एक
जॉब का प्रस्ताव किया जाता है, मतलब कि नियुक्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक डेट लिखी होती, उस डेट पर ड्यूटी पर जाकर उसको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये होता है जॉब प्रस्ताव। और लास्ट है रोजगार का अनुबंध। चयनित व्यक्ति द्वारा जॉब प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर वह संगठन का कर्मचारी बन जाता है, ठीक है। जब प्रार्थी जॉब का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, ठीक है, नियुक्ति पत्र ले लेता है, तब वो संगठन का कर्मचारी बन जाता है। इस चरण पर कर्मचारी व नियोक्ता अनेक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। जब कर्मचारी बन जाता है संगठन का, फिर वहाँ का जो नियोक्ता होता है वो और कर्मचारी दोनों ही प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, जिस ठीक है। इसमें कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, ठीक है। उस प्रपत्र में क्या होता है, कर्मचारी के बारे में ही जानकारी दी जाती है, जिसे कर्मचारी स्वयं प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त एक लिखित रोजगार अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती है। इसके अलावा एक और रोजगार अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसमें कि कर्मचारी से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे कि जॉब का नाम, किस पद पर प्रार्थी काम कर रहा है, उसके जॉब का क्या नाम है, उसके उत्तरदायित्व तो क्या है, ठीक है, पारिश्रमिक दर, उसका वेतन कितना होगा, कितनी दर होगी उसकी, ठीक है, काम के घंटे, कितने घंटे उसको काम करने हैं, रोजगार समाप्ति का कार्यविधि, जब वो रिटायर होगा तो उसकी कार्यविधि क्या होगी, ठीक, और अनुशासनात्मक कार्यविधि, वहाँ का जो डिसिप्लिन है उसका प्रोसेस क्या होगा, जो संगठन है जहाँ पर वो प्रार्थी काम कर रहा है वहाँ का अनुशासन का कार्यविधि, ठीक है, मतलब वहाँ पर डिसिप्लिन कैसे बना के रखना है, किन किन चीज़ों का पालन करना है। तो ये थोड़ी सी मैंने जानकारी यहाँ पर लिखी है, बाकी की और भी है जो कि इनमें बताई जाती हैं, जैसे कि रिटायरमेंट डेट, ठीक है, कब ज्वाइनिंग की उसने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें दी जाती हैं। तो ये सूचनाएं होती हैं जो कि रोजगार के अनुबंध में लिखी जाती हैं, कर्मचारी को बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो है चयन प्रक्रिया समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे पहले के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, सुझाव है, जो भी है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें जो अपने दोस्तों के साथ जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। और अंत में एक लाइक बनता है, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके अगले एक्सरसाइज के साथ मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।